हेलो एंटिटीज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंटिटी एजुकेशन में। आपने देखा था पिछले वीडियोस में हमने अपना पूरा का पूरा जितना चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आता है मेन पार्ट आपका, जितना एनसीईआरटी का जो मेन कोर न्यूमेरिकल बेसिस है उस पर आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सारे उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन हम देखेंगे। जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका डिटेल में हम उसको देखेंगे। और तो फिर आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो एंटिटीज, आइए अब हम आ गए हैं अपने मेन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the R by R dash is, the ratio निकालना है आपको R by R dash का। कह रहा है कि पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और उसको 5 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किए गए, काट दिए गए हैं। ठीक है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। यानी कि एक रेजिस्टेंस था, है ना, इसको हम क्या कर दिए, 5 टुकड़ों में काट दिए। 1 2 3 4 5, इस बड़े वाले रेजिस्टेंस को हमने 5 टुकड़ों में काट दिया और इसको पैरेलल में जोड़ दिया। तो भैया पैरेलल में मैंने बताया था, हेड का हेड, टेल का टेल, पैरेलल में जोड़ दिया, है ना। तो अब आपको इसको जब, अब ये वैल्यू R थी तो इन पांचों में सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। कहाँ से, कुछ याद आया? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आया कि नहीं याद? नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लेना वीडियो। R प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, यानी कि लेंथ को 5 टुकड़ों में बांटोगे तो रेजिस्टेंस भी कितने टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, उसका भी 5 टुकड़ा बढ़ जाएगा, वो भी 5th पार्ट हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5th पार्ट हो गई, है ना। तो ओवरऑल पूरा का पूरा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालने की कोशिश करें तो इन सारों सबका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 1/R/5 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऊपर चला गया, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। 5 को कॉमन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। और 3 2 5 R है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5/R होगा, 5 5 जा 25/R। तो हमारा R इक्विवेलेंट को हमने क्या बोला था, इसने बोला है रेशियो, इसको R डैश बोला हुआ है तो इसको R डैश ही लिख के चलते हैं। तो हमको वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/R डैश इक्वल टू 25/R। तो रेशियो हमको बताना है R/R डैश का, तो R/R डैश इक्वल टू 25 हो। दिस इज योर आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटिटीज, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। 2 क्वेश्चन चूंकि आसान है, पावर को रिलेट करना है आपको, बस पावर का फॉर्मूला लगा देना है, वो आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। When it is operated in 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना होगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है वो V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, और आपको पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट का पावर है उसका। When it is operated, जब उसको ऑपरेट किया जाएगा 110 वोल्ट पे, अगर वोल्टेज की वैल्यू यानी कि V2 की वैल्यू अगर 110 वोल्ट हो तो उसका पावर कितना होगा, P2 कितना हो जाएगा। ये P1 है, ये V1 मान लेते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में पहले हमको क्या पता होना चाहिए, P पता है, V पता है, तो आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई I, एंड I इक्वल टू V अपॉन R, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, है ना। यहाँ से हमको R मिल जाएगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन P, एंड V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 मल्टीप्लाइड बाई 220, एंड पावर दैट इज इक्वल टू 100। तो 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये, तो इसको 22 × 22 ऐसे ही रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है, ठीक है।
दूसरा कंडीशन में देखते हैं, V2 दिया हुआ है और P2 निकालना है, तो आपको पता है P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू आई, V2 इंटू आई होगा ना, VI हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 110 वोल्ट, I इक्वल टू क्या होता है, V2 अपॉन R, सेम हो जाएगा, और V2 की वैल्यू क्या है 110, तो 110 इंटू 110, R की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ से 22 इंटू 22, 22 इंटू 22, है ना। तो 11 से 10 टाइम, 11 से 10 टाइम, 11 से 2 टाइम, 11 से 2 टाइम, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 25 वाट, है ना। तो इसका दूसरे वाले का पावर कंज्यूमशन कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट पे 25 वाट का पावर वो कंज्यूम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हाँ, तो इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर आपको पता है, इंग्लिश में 221 और हिंदी के लिए 247। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, है ना। क्वेश्चन आसान लग रहा है, नहीं लग रहा है, आसान बना देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आइए इसको देखते हैं। दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, इक्वल लेंथ है उनके पास और इक्वल डायमीटर भी है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन सर्किट, यानी कि दो सर्किट बनेगा, एक सीरीज में बनेगा और एक पैरेलल बनेगा। तो आइए कॉम्बिनेशन देखते हैं। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जिसका हेड और टेल आपस में जुड़ा हो वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल क्या है, इक्वल लेंथ है, इसका भी लेंथ क्या है, सेम है, जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये भी है। और एक सर्किट हमारा बनेगा जो बनेगा ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना। ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन आपका सीरीज है। तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है। तो करना क्या है, इसमें डायमीटर वगैरह सब कुछ सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से लगा हुआ है, तो इसको सर्किट से जोड़ ही देते हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यहाँ पर भी हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया V, यहाँ पर भी V लगा दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दिया। अब तो कह रहा है हीट प्रोड्यूस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, हीट कितना प्रोड्यूस होगा आपको वो बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज, और ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट इन सीरीज, R सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है नॉर्मल रेजिस्टेंस है, तो R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में बात करते हैं तो R पैरेलल देख लेते हैं। R पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल टू 1/R पैरेलल, है ना। तो 1/R पैरेलल इसको सॉल्व करते हैं, R का एलसीएम R, और ये गया 1 + 1, 1/R पैरेलल, यानी कि 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 2/R, यानी कि R पैरेलल दैट इज इक्वल टू R/2। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। पैरेलल में दो R वैल्यू के अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2, और सीरीज में क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 2R। तो हमको निकालना क्या है, हीट कितना सीरीज में क्या आएगा, इसका हीट सीरीज का रेशियो और हीट इन पैरेलल का रेशियो। आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/R सीरीज मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन V²/R पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। भाई यही तो होता था, V²/R क्या था, यही VI था, VI और I को हमने चेंज कर दिया V/R में, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस वैल्यू को अब हम देख लेते हैं। तो V² से V² गया, T से T गया, तो ये वैल्यू आ गई RP/RS दैट इज इक्वल टू HS/HP। और आपको पता है पैरेलल इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R/2, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। पैरेलल इन सीरीज की वैल्यू क्या है, 2R। अब ये 2 आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा R/2R मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इस R से ये गया दैट इज इक्वल टू 1/4। तो अगर हम रेशियो की बात करें, HS हीट इन सीरीज रेशियो टू हीट इन पैरेलल, यहाँ पे P लिखना था,
हीट इन पैरेलल दैट इज इक्वल टू 1:4 और 1:4 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये आपका आंसर हो गया। आप ऑप्शन देख सकते हैं क्वेश्चंस में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सेम पेज। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट है, वो आप देख लेंगे। कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm and resistivity of 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? है ना, क्वेश्चन बोलता है कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना 0.5 mm का, यानी कि डी की वैल्यू दी हुई है कितना 0.5 mm, है ना, और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है यानी कि रो की वैल्यू दी हुई है कितना कॉपर का 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, है ना। और क्या दे रहा है? What will be the length of the wire to make its resistance? बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को हमको वैल्यू क्या लेनी है, 10 ओम बनाना है, तो हमको वायर का लेंथ क्या होगा, आर की वैल्यू हमको क्या करनी है 10 ओम करनी है। इस कंडीशन के लिए हमारा लेंथ क्या होना चाहिए, है ना। और बोल रहा है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अब ये अगला कंडीशन है कि डायमीटर क्या बदलेगा क्यों रेजिस्टेंस किया जाए। तो इस रिलेशन को थोड़ा देखते हैं, हमको क्या निकालना है, हमको एल निकालना है। तो आपको एक रिलेशन पता है R = ρl/A, है ना। अब चूंकि डाया दिया हुआ है, कॉपर है, कॉपर का वायर कैसा होता है, एक गोल सरफेस में होता है। तो आपको पता है सर्कल होगा, सर्कल का होगा तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा हमको यहाँ से मिल जाएगा πr²। R = क्या होता है d/2, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई d/2 का होल स्क्वायर। पाई डाया कितना दिया हुआ है 0.5 mm का, तो 0.5/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इस एरिया को ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो L = क्या आ जाएगा R × A/ρ। R की वैल्यू हम पुट करते हैं 10 ओम, एरिया कितना हो गया हमारा पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 और एरिया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 अपॉन में 4 और ये रो की वैल्यू रख देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁸, है ना। ठीक है, -8 है तो ये 2, 3, 4 वैल्यू कट चली जाएगी, यानी 10⁻⁻4 हो जाएगा। ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, ये कट के 4 हो गया, होगा कि नहीं होगा। चलिए, ये पॉइंट है तो ये हो गया 100, ये पॉइंट जाएगा ऊपर, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको लेंथ जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 122.72 मीटर। ये आपको लेंथ आएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप। तो एंटिटीज आपने देखा लेंथ कितनी आ गई 122.72 मीटर। अब उसके बाद ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm and how much does the resistance change if the diameter is doubled। तो बोल रहा है कि डायमीटर को क्या कर दे रहा है, ये डबल कर दे रहा है, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन में हम इसको यहाँ देख लेते हैं। क्या बोलता है कि क्या होगा इफ़ डायमीटर इज डबल्ड, यानी कि डायमीटर 0.5 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 mm दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 0.001 मीटर। mm को हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना था, इस कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस निकालना था। तो ये रेजिस्टेंस R था तो इसको R' मान लेते हैं, ρl/A। और आपको क्या निकालना है, यहाँ से R निकालना है ना, R = ρl/A। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी थी 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ और L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, लेंथ कितना दिया हुआ था 122.72 और एरिया हमारा कितना आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट करिए यहाँ से। एरिया आपका आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं सीधे, पाई R की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख देते हैं। एरिया = आपको पता है क्या होता है πr², तो पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14 और डायमीटर है तो डायमीटर का आधा कर देते हैं, इसका एरिया निकल जाएगा, यानी कि
ये हो जाएगा, इसको हटाइएगा आप तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई 122.72 अपॉन 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 एंड डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये -6 से -8 है, ऊपर माइनस का 2 बचेगा। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे इधर बढ़ा देते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, अच्छा ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 250.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम। ये है आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा इसमें आपको। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में जो बोला था कि क्या होगा आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज आएगा अगर डायमीटर को डबल किया जाए, तो डायमीटर को डबल करने पर हमारा रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, 2.5 ओम का वेरिएशन आ रहा है, 2.5 ओम का वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डिडीज हमारे पास नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है हिंदी के लिए पेज नंबर 246 और इंग्लिश के लिए पेज नंबर 221। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या है, पावर है भाई। अगर आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, अगर क्या पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से देखते ही चुटकी में हल करोगे, पूरा के पूरे मार्क्स आप गेन करोगे और पूरा एनालिसिस आपको समझ में आएगा काम कैसे करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। ये डाटा दिया हुआ है कि करंट इतना है तो वोल्ट इतना है, करंट इतना है तो वोल्ट इतना है, करंट इतना है तो वोल्ट इतना है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि एक आई करंट है जो फ्लो कर रहा है किसी एक रजिस्टर के थ्रू और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है किसी रजिस्टर के क्रॉस, तो उसका जो डाटा का वेरिएशन है ऐसा आ रहा है। तो करना क्या है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। यानी कि आपको VI ग्राफ प्लॉट करना है और रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या क्या करना है, आपको एक VI ग्राफ बनाना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ये दो चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो आइए पहले VI ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बहुत ही आसान चीज़ है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना होता है। तो आइए हम इसको सीख लेते हैं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। V और I का ग्राफ बनाना है हमको। ठीक है, तो एक्स एक्सिस आपको पता है सभी लोगों को, ये एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है ना। तो मान लेते हैं ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये वोल्टेज वाला है, तो इसको हम लिख लेते हैं वोल्टेज का ग्राफ है ये, वोल्टेज यानी V, और ये वाले को हम बोल देते हैं करंट का। करंट को हम किससे दिखाएंगे, एम्पियर लिख लेते हैं इसका यूनिट, है ना। तो वोल्टेज क्या बोल रहा है, 1.6 है, 3.4 है, 6.7 है। ठीक है, तो एक हम डाटा बना लेते हैं, ओवरऑल रेंज लेके चलते हैं। मान लेते हैं ये 2 वोल्ट है, या इसको ऐसे ही कर लेते हैं सीधे सीधे, या नहीं ठीक है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। कलर चेंज कर लेते हैं ना, वरना मिक्स हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, है ना। 13.2 तक जाएगा। थोड़ा सा इस लाइन को और बढ़ा लेते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा देखने में अच्छा लगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, 12 के बाद 14। करंट की बात करते हैं तो इसको भी चालू कर लेते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर होंगे। मैक्सिमम को 4 एम्पियर ही चाहिए था, 4 एम्पियर होना चाहिए डाटा में। वोल्टेज आपको 13.2 चाहिए था, तो मैक्सिमम 14 आपको वोल्टेज होना चाहिए ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग का तरीका होता है ये। तो आइए देखते हैं डाटा क्या क्या कैसे बोलता है। तो ये बोल रहा है कि करंट अगर 0.5 एम्पियर है तो वोल्टेज 1.6 है, तो अप्रॉक्स लेके चलेंगे हम। करंट 0.5 एम्पियर की मतलब कि इसका आधा, ये पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट है, 0 पॉइंट है, तो यहाँ से आधा और कितना जा रहा है 1.6 यानी कि 2 के आसपास। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और यहाँ से ऊपर उठेंगे, कुछ डॉट 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 ऐसे करके एक लाइन, एक पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक पॉइंट ये है इस ग्राफ के लिए।
दूसरा बोलता है करंट आपका 1 एम्पियर है तो वोल्ट आपका 3.4 है। तो 3.4 कहाँ आएगा, इन दोनों के 3 के बाद थोड़ा सा आधा यहाँ पे, और करंट कहाँ आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, तो इसको भी ले जाते हैं। कुछ ये पॉइंट है ना। उसके बाद बोलता है करंट आपका 2 एम्पियर है तो वोल्ट 6.7 है। तो 6.7 लगभग कहाँ आएगा, 7 के पास, यानी कि मिडिल में पास, तो यहाँ आएगा। और वोल्ट करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 एम्पियर को भी आगे ले आते हैं। और करंट 6.7 एम्पियर, एक पॉइंट ये आपको मिल गया, है ना। अब बोलता है कि एम्पियर आपका कितना है, 3 एम्पियर है तो 10.2, तो 3 एम्पियर को ले चलते हैं भाई। और 10.2 तो 10 यहाँ है, पॉइंट वहाँ है, तो लगभग 10 के पास आएगा, है ना। लगभग सीधा बनाते हैं इसको, 10 के पास आ गया। 4.4 एम्पियर करंट पे 13.2 जा रहा है, तो 4 एम्पियर करंट को भी ले चलते हैं भाई। 13.2 यानी कि लगभग यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो जब इस सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको दिख रहा है कि परफेक्ट, थोड़ा सा लीनियर टाइप का एकदम स्ट्रेट लाइन एक बनता हुआ आ रहा है। जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो हम इसका क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। भाई ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, तो आपको पता है वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओम्स लॉ, ओम बाबा यही बोलते थे। तो हम क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं। यहाँ का ओवरऑल वोल्टेज कितना है और यहाँ का कितना है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। इसी का देख लेते हैं, यहाँ से आया आपका 3 और ये वाला डाटा गया 1, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करेंट का वेरिएशन आ रहा है ना। अब अच्छा, इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं। हम मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, है ना। तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब इस वाली वैल्यू की बात करते हैं, ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वाला वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये था आपका 10.2। 10.2 हमने इस पॉइंट को लिया हुआ था, इसको नीचे लिख लेते हैं ऐसे, ये ओवरऑल डाटा कितना चला जाएगा। तो 10.2 और माइनस का ये वैल्यू कितना था, 3.4 माइनस का 3.4 दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, घटाओ 12, तो ये हो जाएगा 8 एंड 6.8। ये क्या आएगा, किसका ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, वोल्टेज मिल गया और करंट मिल गया। और आपको पता है कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y/x, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक BC, x की वैल्यू क्या है AB, और हमको BC की वैल्यू मिल गई कितनी, 2 एम्पियर। AB की वैल्यू मिल गई कितनी, A से B तक की वैल्यू कितनी है, 6.8 वोल्ट, है ना, ये आ गया। और यही स्लोप, ये तो क्या था, y/x क्या था, y की वैल्यू किस में थी, y कहाँ गया, एम्पियर, यानी कि ये था आपका करंट, और ये था x क्या था, वोल्टेज था, I/V, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, I/V। और I/V का मतलब क्या होता है, 1/R, यही तो होता है, R = V/I, तो I/V = 1/R। इस वैल्यू को R में कर लेते हैं, R = कितना हो जाएगा, 6.8/2, 2 से गया 3.4 दैट इज इक्वल टू 3.4 ओम का रेजिस्टेंस। दिस इज योर आंसर, है ना, समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या आपको करना था, VI ग्राफ प्लॉट करना था। इस ग्राफ की सहायता से आपको क्या करना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, जो डाटा दिया हुआ था इस डाटा का हमने प्लॉटिंग कर दिया। हमने पास XY ग्राफ है, एक नॉर्मल प्लेन चार्ट XY ग्राफ चार्ट है। इस ग्राफ चार्ट के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस डाटा को, लाइन को जब बनाया, सारे पॉइंट्स को डिनोट किया, तो हमने देखा ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मिला तो हमको फिर क्या चाहिए, हमको पता है ये करंट है और वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी स्लिप के 2 पॉइंट को उठा लिया। तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, A और C। इन दोनों के बीच का स्लोप y एक्सिस का डिस्टेंस निकाल लिया और x एक्सिस का डिस्टेंस निकाल लिया, है ना। y एक्सिस का डिस्टेंस का जहाँ तक बीट हो रहा है और इसका डिस्टेंस हो रहा है, हम दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा y एक्सिस की वैल्यू निकल गई और x एक्सिस की वैल्यू ऐसे निकाल लिया। और आपको स्लोप पता है y/x,
तो वाई बाई एक्स मतलब वाई किसका वैल्यू है, आई का, एक्स किसका वैल्यू है, वी का वैल्यू है। तो इन्हीं दोनों को हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया और आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3.4 ओम। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल अब आसान लगने लगा होगा। ऐसे ही आप बने रहिए, सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको आसान लगेंगे और एक एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डिटीज हमारे पास नया क्वेश्चन है, पेज नंबर 247 हिंदी वालों के लिए, पेज नंबर 221 इंग्लिश वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of the circuit resistor। है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ, हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो बोलता है 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है किसी एक अननोन रजिस्टर के, मान लेते हैं, आइए फिगर बनाते हैं इसको। एक अननोन रजिस्टर है, 12 वोल्ट की बैटरी को इसके क्रॉस क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। अननोन रजिस्टर है तो आर बोल देते हैं, बैटरी सोर्स 12 वोल्ट की है तो यानी वी का बोलो 12 वोल्ट प्लस माइनस, है ना। अब क्या बोलता है इसमें, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। तो करना क्या है, आर की वैल्यू निकाल देना है। बहुत ही सिंपल लॉजिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम ही नहीं है बिल्कुल। आपको पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V इजकल टू आई आर, इसलिए R इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई होगा। तो V अपॉन आई होगा तो वैल्यू पुट करते हैं, वोल्टेज कितना है 12, करंट कितना है 2.5 मिली एम्पियर है। खास बात इस क्वेश्चन में यही है कि अब तक तो आपने ये करंट का यूनिट एम्पियर था, यहाँ पे मिली एम्पियर, तो इसको हम क्या कर देंगे एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो मिली की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻³ होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, भाई इसको ले आके ऊपर तोड़ दिया, पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 चला गया और अपॉन में 25, और हमको पता है 25 4 जा 100 0 एंड 12 4 जा 48 एंड 00। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेजिस्टेंस 4 इसको ऐसे कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4800 ओम, दैट इज इक्वल टू 4.8 किलो ओम। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 1000 से भाग दे दिया, किलो ओम में आ गया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सर्किट ड्रॉ करिए, आपको हर चीज़ आसान लगेगा। न्यूमेरिकल बनाने का प्रोसेस यही है, जो जो क्वेश्चन बोलता है आप उस क्वेश्चन को उतार दीजिए एकदम बोर्ड पे, कैसा, डाटा वाइज नहीं, न्यूमेरिकल वाइज, है ना। जैसा जैसा बोल रहा है बस वैसा वैसा करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेडीज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोलता है क्वेश्चन, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। कह रहा है कि ऐसे 176 ओम के कितने रजिस्टर पैरेलल में लगाए जाएं कि वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉन करे 220 वोल्ट के लाइन पे, है ना। यानी कि सर्किट कुछ ऐसा बोल रहा है कि 176 ओम के ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाए जाएं, है ना, डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट 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 लगाते, इसको ऐसे लगाते और ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये सारे रजिस्टर ही हैं, भूल मत जाना, सोचना कि ऐसा नहीं कि सिंपल वायर जोड़ के शॉर्ट कर दिए हैं। ये एक हमने पावर सोर्स लगा दिया, एसी लाइन है 220 वोल्ट, इसमें से करंट जा रहा है कितना 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ही है ना, हाँ 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 220 वोल्ट की लाइन है और 176 ओम का रजिस्टर है। ऐसे 176 ओम के रजिस्टर, 176 सारी की वैल्यू कितनी है 176 ओम की रजिस्टर कितना तक है, ये n नंबर तक है और हमको पता नहीं है कि कितना लगेगा, हमको यही लगाना है, बताना है कि कितना रजिस्टर लगेगा ताकि ये ओवरऑल पूरे सर्किट में कितना करंट ड्रॉन हो 5 एम्पियर का, और सप्लाई कितनी होनी चाहिए 220 वोल्ट का, है ना। तो हमको पता है कि आर इक्विवेलेंट जो है हमारा वो कितना होना चाहिए भैया, टोटल ओवरऑल, हाँ आर इक्विवेलेंट हमारा कितना होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम, रेजिस्टेंस कितना होगा आर, इसको ऐसे लिखते हैं प्रॉपर वे में अगर लिखा जाए तो करते हैं कि लेट फॉर एक्स नंबर
x number of resistance, x number of resistor of resistance that is equal to what, 176 ओम, यही बात है। x नंबर ऑफ रजिस्टर है या n नंबर ऑफ रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम का है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का NaTiON, इस कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम R है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाई 1/R इक्विवेलेंट, है ना। और R इक्विवेलेंट कितना दिया है, इसको सीधे वैल्यू लिख देते हो 1/176, है ना। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 176/X। इतना रेजिस्टेंस लगेगा भाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ओवरऑल 176 नंबर ऑफ 176 ओम के रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स से भाग दे देते हैं, उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, R की वैल्यू आ जाएगी। अब हमको पता है, इसके बाद इतना तो R आया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बाबा बोलते हैं V इक्वल टू IR, बोलते हैं ना भाई। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। अब यहाँ पर R की वैल्यू इस इक्वेशन 1 वाले को रख देते हैं। R की वैल्यू कितनी आ गई, 176/X। वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है पूरे सर्किट में, 5 एम्पियर का। तो X की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, 176 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 220। चलो भाई कटाते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यही तो होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं रहा है, नहीं है भाई। चलो 11 से कटाते हैं, 11 4 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, एंड 4 से 4 4 जा, दैट इज इक्वल टू 4, है ना। देन मतलब क्या हुआ इसका, नंबर ऑफ रजिस्टर्स दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि केवल 4 रेजिस्टेंस हम लगाएंगे 176 ओम के 176 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ओवरऑल सर्किट में करंट कितना ड्रॉन होगा, 5 एम्पियर का, और वोल्टेज सोर्स कितना आना चाहिए, 220 वोल्ट का। यही क्वेश्चन बोल रहा था, थोड़ा सा टिपिकल था, समझने की बात थी और कुछ नहीं था कि इस नंबर ऑफ एक्स वैल्यू को कैसे फाउंड करेंगे। तो यहाँ से आपको निकालना है एक्स नंबर ऑफ रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम। तो सीधी सी बात है कि एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रजिस्टर्स में से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जितना वैल्यू था। तो आर की वैल्यू निकल के आ गई, 176 को हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। अब इस वैल्यू को हमने ओम्स लॉ में पुट कर दिया, ओम्स लॉ में पुट करते ही हमको नंबर ऑफ रजिस्टर्स मिल गया। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की। ओके, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। एंटिटीज, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 247, सेम पेज है, हिंदी इंग्लिश आपको पता है, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. Okay, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? समझ में आया क्वेश्चन? जिसको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी पढ़ लो, नहीं तो फिर हम समझाते हैं। आइए समझते हैं इसको। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watts. कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो उसको डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए। कुछ बल्ब्स हैं, इन बल्ब्स को डिजाइन किया गया किस पे, 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें, है ना। इसको डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट की, और जिसकी रेटिंग कितनी है, पावर इक्वल टू 10 watt दिया हुआ है, पावर इक्वल टू 10 watt दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कितने लैम्प को, एक दूसरा फिगर और बनाते हैं, ऐसे लैम्प को, कितने लैम्प को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, कितने लैम्प को, यानी कि डॉट डॉट डॉट, है ना। मान लेते हैं n लैम्प को पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि जो मैक्सिमम अलाउबल करंट कितना हो, 5 एम्पियर का करंट ड्रॉन करे, और जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी, 220 वोल्ट की ही होगी।
यही हमको निकालना है, नंबर ऑफ n निकालना है। और हमको ये डाटा दिया हुआ है 220 वोल्ट का, ये दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बस समझने का फेर है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए पहले सर्किट की बात करते हैं, फिगर नंबर 1 की बात करते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ओवरऑल हमको वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और हमको पता है एक फॉर्मूला, तो हमको पता होना चाहिए ओवरऑल पहले सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो आइए रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसके रेजिस्टेंस को R डैश मान लेते हैं। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो हमको एक पता है फॉर्मूला, क्या पावर का फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू VI, है ना। तो करंट तो दिया नहीं है, तो करंट को वोल्टेज में चेंज कर लेते हैं, तो यानी V को V रख देते हैं और I इक्वल टू V अपॉन R, यही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फार्मूला जिसको शॉर्टकट पता है वो अपने से निकाल सकते हैं, वरना फार्मूला तो डिराइव हम कर ही देते हैं, है ना। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू, या R डैश बोल देते हैं इसको, R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, V स्क्वायर अपॉन P। V कितना दिया हुआ है 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन पावर कितना दिया हुआ है 10 वाट, 0 से 0 गया। 22 का होल स्क्वायर होता है 2 2 4 448 484, और एक 0 और लगा दो, यानी कि R डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4840 ओम। इस कंडीशन में सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम। अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की। कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ बल्ब्स को ऐसे पैरेलल कनेक्शन में लगाया जा सकता है ताकि ओवरऑल सर्किट में जो करंट का ड्रॉ होना चाहिए कितना होना चाहिए 5 एम्पियर। ठीक पिछला क्वेश्चन की तरफ आ गया। तो आइए इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो मान लेते हैं ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, हम ओम्स लॉ ही लगाए थे उस समय भी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, सबको पता है क्या बोलता है भैया, V इक्वल टू IR, यही बोलता है ओम्स लॉ। अगर हम कहें कि टोटल ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस R है, ओवरऑल सर्किट का क्या है रेजिस्टेंस R है, और n नंबर ऑफ क्या है तुम्हारे बल्ब्स कनेक्टेड है, तो ओवरऑल इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट वोल्टेज इतना है। तो ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू IR, तो V अपॉन I इक्वल टू R, पूरे ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस माने तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220, I कितना दिया हुआ है 5, डेट इज इक्वल टू R। 5 से 5 4 से 20, 5 4 से 20, यानी कि R की वैल्यू कितना आ गया 44 ओम। इस कंडीशन में R टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं क्योंकि हमको इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। टोटल ओवरऑल इस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 44 ओम होनी चाहिए। तो हमको कैसे पता चलेगा भाई कि नंबर ऑफ कितने बल्ब्स हम लगाएं ताकि ओवरऑल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए 44 आ जाए। तो भाई सीधे से हमको दिख रहा है ये सर्किट किस में लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, और पैरेलल कनेक्शन में आपको R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है समझ गए आप, वीडियो देख लेना है आपको, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना भी आपको n नंबर दिया है तो n नंबर तक के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही तो हमारी वैल्यू होती थी, यानी कि ओवरऑल सारा वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सारा वैल्यू लगभग सेम है। जब सेम है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 एंड मल्टीप्लाइड बाई x कर देते हैं, नंबर ऑफ, मान लेते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हमारे x है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी R अपॉन में R इक्विवेलेंट, यही होगा। R1 अपॉन में R1 माने हैं, तो R1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, तो R1 की वैल्यू कितनी आई है, R1 या R डैश जो भी बोल लो, R डैश की वैल्यू आई है हमारी 4840, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है 44। तो चलो भाई काट आते हैं इसको। तो 22 से 2 टाइम्स में 22 से 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में 0, ये ना होगा जी, और 2 से फिर गया 1 1 0, दैट इज x इक्वल टू 1 1 0 नंबर ऑफ बल्ब्स। समझ में आया, इट इज टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने लगेंगे 110 बल्ब पैरेलल में लगाए जाएंगे, तब जाके केवल 5 एम्पियर का करंट उसमें से ड्रॉन होगा। और इस कंडीशन में हम क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंस कितना हो रहा था ओवरऑल पूरे सर्किट का, अगर 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है ऐसे तो 4840 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, ये था आपका इस पूरे के पूरे सर्किट का एनालिसिस, क्वेश्चन का एनालिसिस। आप देख सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग। और जिसने इसको समझने के लिए अगर आपको पहले पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट देखने के लिए जितना भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है पीछे का, वो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो एंटिटीज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 सेम पेज है। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ठीक है, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस। 3 केस दिए हुए हैं कि उसको अगर सेपरेट यूज़ करे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, करंट क्या निकालना है, करंट क्या हो जाएगा, अगर उसको सीरीज में लगाए तो करंट क्या होगा और पैरेलल लगाए तो करंट क्या होगा। कुछ नहीं है, समझने का फेर है ना। क्वेश्चन बोलता है आपका एक हॉट प्लेट है, मान लेते हैं एक हॉट प्लेट है, इसमें बोल रहा है कि 2 कॉइल लगे हुए हैं। कॉइल एक टर्म है आपका रेजिस्टेंस का ही, इसको एक रेजिस्टेंस ही मानिएगा आप, ठीक है। मान लेते हैं कॉइल कुछ ऐसा लगा हुआ है, ये ओवरऑल इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोल रहा है ओवरऑल ये है हमारा हॉट प्लेट। इसी को क्या बोला हुआ है, हॉट प्लेट बोला हुआ है। और इसमें 2 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 ओम। 24 ओम। एक कंडीशन तो ये बोल रहा है और इसको सप्लाई से जोड़ दिया है, कितने वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट। एक कंडीशन वो ये है, यहीं पे एनालिसिस कर लेंगे इसका, ये है फिगर 1। दूसरा फिगर बोलता है कि इस कंडीशन, और एक कंडीशन हम बोल देते हैं ऐसे कि अगर हम मान लो इसको केवल एक सिंगल, ये है कॉइल ए और ये है कॉइल बी, मान लो केवल एक कॉइल को यूज़ करें या केवल बी कॉइल को यूज़ करें तो ओवरऑल सर्किट एक फिगर ये हो जाएगा। और एक फिगर, तीसरा फिगर आपको बोलता है क्या होगा अगर हम दोनों कॉइल को सीरीज में जोड़ दें, ए कॉइल बी कॉइल। सीरीज का मतलब पता है आपको, हेड और टेल, है ना, याद आया हेड और टेल का कॉन्सेप्ट। इन सब की वैल्यू कितनी है, 24। और ये है फिगर 3। यही 3 कंडीशन का आपको एनालिसिस करना है और ओवरऑल सर्किट में करंट बताना है कि इस कंडीशन में करंट कितना जाएगा, इस कंडीशन में करंट कितना जाएगा, इस कंडीशन में करंट कितना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कितना आसान है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले इस कंडीशन की फिगर नंबर 2 से। तो फिगर नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको अलोन सेपरेटली इस्तेमाल करें तो क्या होगा ओवरऑल सर्किट में करंट। सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट, यहाँ भी 220 वोल्ट। तो आपको पता है ओम्स लाइन लगेंगे, V = IR, तो I = V/R। वोल्टेज कितना है आपका 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितना है 24, तो 2 से 110, 2 से 12, और फिर से 2 से कितना जाएगा 55, और फिर 2 से कितना जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 9 जा 4 एंड 0.1 9.1 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो होगा, है ना। इस कंडीशन में 9.1 एम्पियर के आसपास करंट फ्लो, आगे आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं फिगर नंबर 2 की कंडीशन में। अब आते हैं फिगर नंबर 3 की कंडीशन में। फिगर नंबर 3 में देखेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी कि R1 + R2 दैट इज इक्वल टू 24 + 24 दैट इज इक्वल टू 48, यानी कि 48 का ओम का रेजिस्टेंस यहाँ बन जाएगा। जब 48 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा तो I = V/R, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी आ गई 48, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 22/48 है क्या, नहीं आया, तो 2 से 110, 2 से 24, 2 से 55, 2 से 12, और इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4.5 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, है ना। 4.5 एम्पियर इसका आधा ही आ जाएगा क्योंकि वो डबल हो रहा है। अब इस फिगर की बात करते हैं, पहले फिगर की बात करते हैं पैरेलल कंडीशन में। तो पैरेलल कंडीशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है आपको पता है, क्या हो जाएगा R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। इसको नहीं पता है देख सकता है, तो 24 × 24 अपॉन 24 + 24 दैट इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 48, यही होगा। तो इस ओवरऑल सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, I = V/R, V और V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, और ये 48 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 48, तो 24 2 × 48, 2 से 12,
और 220/12, 220/12 तो 2 से 6 और 2 से 110, 2 से 55, 2 से 3, तो 55/3, और 55/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 55/3 की वैल्यू आ जाएगी 18.3, 18 6 54 3, 18.33 एम्पियर। तो 3 आपको आंसर मिल गए। तीनों कंडीशन में आपको क्या पता चल गया? करंट हमारा कितना फ्लो करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बस समझना था इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे फिगर बनेगा। देखो आपने फिगर बनाया तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो कोशिश करिए जो भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है उस न्यूमेरिकल को पहले एक सर्किट के रूप में ड्रॉ करिए। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फंडा, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें इलेक्ट्रिसिटी में तो उसको आप कोशिश करिए कि उसको सर्किट डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करें। जब आप उसका सर्किट डायग्राम बना लेंगे तो आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि करंट कैसे जा रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन क्या पूछ रहा है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो आसान तरीका यही है बनाने का आपको न्यूमेरिकल। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो आइए एडी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 222 हो गया है इंग्लिश वाला। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए सेम है। तो क्वेश्चन अच्छा देखिए 14 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया, 14 क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें कंपेयर करना है रजिस्टर को सीरीज़ में कैसे जोड़ दिया और पैरेलल में जोड़ने के बाद कितना करंट का वैल्यू आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इसको स्किप करेंगे। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन है उसको भी स्किप करेंगे, जो थोड़ा टिपिकल है जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric mill supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? क्वेश्चन कुछ नहीं है, दो लैंप है, एक की रेटिंग दी हुई है 100 वाट एट 220 वोल्ट और दूसरे की रेटिंग दी है 60 वाट 220 वोल्ट। तो बोल रहा है पैरेलल में कनेक्ट किया गया है मेन सप्लाई से। तो बोल रहा है ओवरऑल सर्किट में करंट कितना ड्रॉन करेगा अगर वोल्टेज सप्लाई कितना हो, 220 वोल्ट हो। तो मैंने बोला है न्यूमेरिकल दिया है तो उसका सर्किट बनाते हैं। दो लैंप है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो चलो भैया लैंप बना लेते हैं। लैंप बने कि बल्ब है और क्या है, थंबनेल आपको दिख ही गया होगा, बल्ब ही बल्ब है। बल्ब का ही पूरा खेला है, खेला हो बे हो रहा है खेला, देखो भाई। चलो कनेक्ट करते हैं इसको, 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इसको। ठीक है, हमको ओवरऑल पूरे सर्किट का करंट निकालना है। इस वोल्टेज की रेटिंग दी हुई है, इस बल्ब की रेटिंग दी हुई है। बल्ब की रेटिंग कितना है? 100 वाट का है और 220 वोल्ट पे सप्लाई चलता है। ये वाला बल्ब जो है हमारा ये 60 वाट का है और 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है। याद आ रहा है कुछ? जब आप घर में वो शीशा वाला कांच वाला बल्ब देखते हो तो उस बल्ब के ऊपर लिखा होता है 100 वाट, 200 वाट, 60 वाट, कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो आपको सब कुछ डाटा लिखा होता है लेकिन आप कभी उसको ध्यान नहीं देते हो। तो ध्यान दीजिएगा अगली बार से कि आपके बल्ब की रेटिंग क्या है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वाट किसका यूनिट है? पावर का। तो पहले वाले को मान लेते हैं पावर को P1 इक्वल टू दिया हुआ है 100 वाट, और दूसरे वाले बल्ब का पावर मान लेते हैं कि P2, और P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 वाट, है ना। बुक को रखते हैं साइड, हमको ओवरऑल करंट निकालना है, I इक्वल टू वाट, यही निकालना है। जब ये पता चल गया तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू VI। पढ़ा है भैया, हमने पढ़ा है ना, जिसने नहीं देखा है देख लेना। तो करंट कितना हो जाएगा इसकी वजह से? P/V, P1 मान लेते हैं इसको, P1/V। P1 की वैल्यू कितनी है? 100 और वोल्टेज कितना है? 220, तो 0 से 0 गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो करंट कितना आ जाएगा? 10/22 का बताओ भाई वैल्यू कितना आएगा? 10/22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फटाफट बताइए। 10/22 आ जाएगा आपको, इतना ही रखेंगे, कैलकुलेशन आप पॉइंट में कर लीजिएगा, है ना। अरे हमें भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए टीचर होने का, हम ही कैलकुलेशन करें, आप भी करो कुछ। आंसर बताना कितना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए ये है इसका पावर, दूसरे वाले करंट हमको मिल गया। अब ये I1 मान लेते हैं, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा। अब वैल्यू निकालते हैं I2 की, एंड I2 इक्वल टू, तो P2/V, P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 220, 0 से 0 गया, 26/22, ये भी है एम्पियर, है ना। अब क्या करना है हमको बताना है ओवरऑल I। तो आपको पता है क्या,
करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ओवरऑल करंट यहाँ निकल के क्या आएगा, आई ही तो आएगा। तो आई इक्वल टू क्या है, दोनों का तो पार्ट है, I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू क्या आई है 10/22 एंड प्लस 6/22 दैट इज 22 एंड 10 to 16/22। इसको हम तो डिवाइड कर ही देंगे यार, 22 को नहीं जाएगा तो 160 हो जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा और फिर बचेगा 44 2 बार में, फिर 7 बार में पॉइंट लगा दो। I इक्वल टू 0.727 एम्पियर। यही आपका करंट आना चाहिए। चेक करके बता देना मुझे, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, कैलकुलेशन है हो जाता है, चेक करके मुझे बताइएगा ये आंसर सही है या नहीं है। ये था आपका ओवरऑल इस सर्किट का एनालिसिस कि आपको कैसे पावर अगर दिया हो तो करंट कैसे निकालेंगे और ओवरऑल करंट को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए एंटिटीज, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, पेज आपको पता है सेम। विच यूजेज मोर एनर्जी टू 50 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। देखो भाई, सारा का सारा अप्लायंसेस है, यही इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलता है कि आप किसी थ्योरी का एप्लीकेशन वर्जन कैसे लाते हो, और सारा एप्लीकेशन आपको न्यूमेरिकल में मिलता है। आखिर हमको कैसे पता चलेगा किसकी रेटिंग कितनी है, आखिर कैसे ये डिज़ाइन होता है, ये सब कुछ आपको आगे समझ में आएगा जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या है, पावर है, तो पावर अपना मजबूत रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना मजबूत रखना है। आइए सॉल्व करते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, एक दिया हुआ है 250 वाट का टीवी है, 1 घंटा चला रहे हैं उसको, और एक 1200 वाट का टोस्टर है, उसको 10 मिनट चला रहे हैं भाई। ठीक है, तो एनर्जी कौन लेगा ज़्यादा। तो मान लीजिए एक की रेटिंग दी हुई है P1 की रेटिंग, इसको P1 क्या बोले, इसको PTV बोल देते हैं, पावर ऑफ टीवी, है ना। PTV कितना दिया हुआ है 250 वाट, और टाइम कितना ले रहा है ये चलने में, तो ये ले रहा है 1 आवर, 1 घंटा चल रहा है इस कंडीशन में। और एक दूसरा कंडीशन है कौन सा, पावर ऑफ, क्या है, टोस्टर है क्या, हाँ ब्रेड बनाओ भाई खा के। पावर ऑफ टोस्टर कितना दिया हुआ है, तो 1200 वाट, और इसका टाइम कितना दिया हुआ है, इसको कितना मिनट चलाया जा रहा है, तो 10 मिनट, है ना। इसको 10 मिनट चला रहे हैं और उसको उतना चला रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, इसमें क्या बताना है कि एनर्जी कौन लेगा ज़्यादा, यानी कि H जूल होगा, कंपेयर करना है आपको, बताना है कि किसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आइए बात करते हैं। तो आपको पता है जूल्स लॉ से H इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई I मल्टीप्लाइड बाई T, है ना। और आपको पता है VI इक्वल टू क्या होता है, पावर, यानी कि VI इक्वल टू पावर, तो यानी कि P मल्टीप्लाइड बाई T। पावर कितना दिया हुआ है 250 वाट, और चूँकि टाइम आवर में है तो आपको पता है जूल क्या होता है, वाट सेकंड होता है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, है ना। तो 6 6 25 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 900 एंड 1 2 3 900 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 5 जूल, है ना। ये एनर्जी ले रहा है कौन, ये एनर्जी ले रहा है टीवी बाबा। टीवी आपका एनर्जी अगर 1 घंटा चल रहा है, 250 वाट का टीवी है, तो आपका टीवी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना हीट जनरेट कर रहा है, 9 × 10 to the power 5 जूल का एनर्जी यूज़ कर रहा है। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, ये है H आपका टोस्टर, H टोस्ट, तो H टोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे टोस्ट नहीं करना है भाई H को, टोस्टर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, V × I × T, और VI क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है 1200 वाट का, और टाइम कितना दिया है 10 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 12 6 72, और 2 3 4, तो 10 to the power 4, तो इसको कर देते हैं 7.2 × 10 to the power 5, दोनों वैल्यू 5 में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जूल। क्या लग रहा है कौन पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, देखो टीवी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, मोर पावर कंज्यूम्ड। समझ में आया। टीवी को अगर 250 वाट की टीवी को 1 घंटा चला दो तो ज़्यादा पावर लेगा, बजाय टोस्टर को 1200 वाट के टोस्टर को 10 मिनट चलाना। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी घर की सप्लाई जो होती है, आखिर आपका बिल इतना क्यों आता है।
ये जो मीटर की रीडिंग होती है किलोवाट में क्यों होती है ना। किलोवाट कितने वाट का अपना लोड लिया, वो वाट की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे आपको पता चलता है आपने एनर्जी कितना कंज्यूम किया और किस अप्लायंस को कितना देर चलाएंगे तो कितना एनर्जी लेगा। इससे आप अपने घर के बिजली भी बचा सकते हैं। समझ गए आप। इस न्यूमेरिकल से आपने सीख लिया कि अपने घर की बिजली को कम कैसे करें। ठीक है, इसी प्रकार के आपको फन फैक्ट्स और आपके पूरे थ्योरी का प्रैक्टिकल आपको मिलता रहेगा यहाँ पे वो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट तो एंटिटीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस पूरे न्यूमेरिकल टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। तो क्वेश्चन बोलता है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, 15 एम्पियर का वो क्या कर रहा है, करंट ड्रॉन कर रहा है। अगर उसको 2 घंटा चलाया जाता है तो आपको निकालना है कि किस रेट से हीट डेवलप कर रहा है वो हीटर। सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में आपके बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। किस रेट से क्या कर रहा है वो हीटर हीट जनरेट कर रहा है। तो आपको पता है, क्या पता है कि रेट एट विच क्या हीट इज डेवलप्ड, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पढ़ा है हमने, यही तो होता है। किस रेट से हीट डेवलप हो रहा है वो क्या था आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। जो हमारा कार्य करने का जो कैपेसिटी था वही तो क्या था हमारा, जितना हमने काम किया, कितने टाइम में काम किया, वही तो हमारा क्या कर रहा था, हीट जनरेट कर रहा था। अरे भाई हम खाना खाते हैं, काम किए, खाना खाने के बाद कितने समय तक खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हो गया, हमारा एनर्जी हीट के रूप में तो निकलेगा। गर्मी लगती है कि नहीं, फिर खाना खाने के बाद पसीना आने लगता है। कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला। ठीक है, यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका, न्यूमेरिकल पार्ट देख रहे हैं। तो हीट क्या होता है, किसी रेट ऑफ हीट क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। और आपको पता है वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, यही तो आपका पावर होता था, यही तो आपको पावर देता था। इसी पावर की वजह से क्या हो रहा था, हीट जनरेट हो रहा था। तो आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, पावर निकालना है। आपको पता है पावर इजकल टू क्या होता है, V इंटू आई, और V इजकल टू क्या होता है, I इंटू आर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यही तो पावर है आपका। और आपको दिया हुआ है करंट कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर का, तो 15 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8 ओम का, 8 ओम का। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और 8 इज द 8, दैट इज इक्वल टू 8 5 40 0 18 0 8 एंड 1 100 1800। तो पावर कितना हो गया, किस रेट से वो जनरेट कर रहा है, 1800 पावर वॉट क्या कर रहा है वो पावर, इस रेट से वो हीट जनरेट कर रहा है। समझ में आया। हाँ एक बात और, ये आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बुक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, पावर कितना आएगा, 1800 वाट का वो पावर कंज्यूम कर रहा है, वो हीट उसी रेट से जो हीट जनरेट कर रहा है इस पावर के साथ। ठीक है, तो ओवरऑल आपका था ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड का न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मिलते हैं जिसमें आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, या आप हमें मेल कर सकते हैं entityedu@gmail.com। आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें मेल कीजिए या कमेंट बॉक्स बताइए, हम आपको इसका PDF भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है।